हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो नया चैप्टर का हमारा नाम है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो ये चैप्टर हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप किसी टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या किसी कमीशनिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, यानी कि आपके मोटर्स हो गई, तो उसका एक स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है और कमीशनिंग किस तरीके से होता है, ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन से। अब हमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपका जो मोटर है वो एक तरीके का आपका रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है? तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, मैकेनिकली एक्सीडेंट या फिर इलेक्ट्रिकली एक्सीडेंट आपका हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनली लेवल पे एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के लिए एक कमिटी बनाई गई, जिसने डिसाइड किया कि कुछ आईपी कोड यानी इंटरनेशनल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की जो रेटिंग्स है वो डेवलप करी जाएगी और उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मानना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक यूरोपियन कमेटी बनी और उस यूरोपियन कमेटी ने डिसाइड किया कि एक एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगी, यानी आईपी आईपी रेटिंग होगी, यानी आईपी कोड होगा, जिसके तहत आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की टेक्निकल स्टैंडर्डाइज कितना है, वो कितना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड किया गया है बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये सब डिसाइड किससे होता है? डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन विद आईपी कोड, यानी इंटरनेशनल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कोड से हम लोग डिसाइड करते हैं। जब भी जो कोई भी मशीन का नया नया मशीन बनता है, तो ये आईपी कोड को फॉलो करके ही आपका बनाया जाता है। अब आईपी कोड कहाँ पे फॉलो होता है? जो आपके बाहर की एनक्लोजर वाली बॉडी होती है, यानी रोटेटिंग पार्ट्स को और मूविंग पार्ट्स को ऊपर जो आपके एनक्लोजर वाला पार्ट होता है, उसमें आपके उसको आपको प्रोटेक्शन दे, वो आपका क्या है, एक तरीके का प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट दी एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद द लाइव पार्ट हो गया आपका, या फिर मूविंग पार्ट हो गया, ठीक है, या फिर इंटरनल पार्ट्स के किसी अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो एंक्लोजर किस तरीके से बनना चाहिए, तो उसको डिसाइड करने का कोड क्या है? आईपी कोड है। ठीक है, इसलिए हम लोग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आईपी कोड यूज करते हैं। ठीक है, आईपी का यहाँ पे मतलब है इंटरनेशनल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पे आईपी का मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। समझ गए? तो आईपी कोड हमारा 2 डिजिट से दिया जाता है। तो दो उसमें तो पहला डिजिट है हमारा, वो क्या इंडिकेट करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद द लाइव और मूविंग पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट अगर पहला डिजिट हमारा ये डिसाइड करता है कि एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट या फिर लाइव पार्ट या फिर मूविंग पार्ट से हमें कैसे प्रोटेक्शन देना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो कोड हमें कोड का हमें फर्स्ट डिजिट वो हमें इंडिकेट करता है। और जो सेकंड डिजिट है वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरीज ऑफ वाटर, डस्ट एंड फॉरेन बॉडी, यानी जो मूविंग पार्ट है अंदर के, यानी मशीन को हमें पानी से, डस्ट से और अदर पार्टिकल से कैसे बचाना है, मॉइस्चर हो गया आपका, तो उससे किस तरीके से बचाना है, तो वो हमें कौन इंडिकेट करता है? आईपी कोड का सेकंड डिजिट हमें इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे? एग्जांपल है आपका 54.5, आईपी 54.5। तो ये क्या कर रहा है? ये आपका डिस्क्राइब कर रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड जो आपका 4 है, ये जो आपका 4 है, 54 में 4 है, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लिक्विड। समझ रहे हो? तो आपका जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर है आपका, तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपका, वो क्या डिसाइड कर रहा है, क्या आपका इंडिकेट कर रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद लाइव पार्ट्स। अगर अगर आपका फर्स्ट नंबर आपका 0 है, फर्स्ट नंबर मतलब आईपी के बाद आपका मान लीजिए यहाँ पे 03, 04, 01 ऐसा लिखा है, तो आईपी 0 जो है आपका, वो आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट नंबर है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नो स्पेशल प्रोटेक्शन, कोई स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। देन अगर आपका फर्स्ट नंबर 1 है, तो क्या होगा? प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 50 mm
एग्जाम्पल एक्सीडेंटल टच बाय द पर्सन हैंड। ओके, अगर आपका फर्स्ट नंबर आपका 2 है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 12 mm। अगर आपके आईपी कोड का फर्स्ट नंबर आपका 2 है, इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 12 mm। जैसे आपका एग्जांपल हो गया पर्सन की फिंगर हो गई। 3 है तो इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 12 2.5 mm, यानी टूल और वायर्स। अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर 1 mm। टूल हो गया, वायर हो गया, फिर स्मॉल वायर हो गया। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है, अगर आपका आईपी कोड का फर्स्ट नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है और सेकंड नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सेकंड नंबर आपका हमेशा इंडिकेट कर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लिक्विड। ओके, यहाँ पे 0 से लेके आपका 8 तक है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोग उसमें से पढ़ लीजिएगा कि अगर आपका 0 बता रहा है, 1 बता रहा है, 8 बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरीके से आईपी कोड के साथ साथ हमारा आईसी कोड भी होता है, जो हमारा कूलिंग सिस्टम किस तरीके का यूज करना है तो वो हमें इंडिकेट करता है। तो आईसी का मतलब क्या है, इंडेक्स ऑफ कूलिंग। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडेक्स ऑफ कूलिंग। यानी कूलिंग सिस्टम हमें किस तरीके से यूज करनी है, कौन सी हमें यूज करनी है, वो हमें कैसे डिसाइड होता है, हमारा आईसी कोड से डिसाइड होता है। ये भी एक इंटरनेशनली कमिटी, यानी जो हमारी यूरोपियन कमिटी थी, उसके कारण उसके द्वारा ही डिसाइड किया गया था कि कूलिंग सिस्टम हमें मोटर में या फिर रोटेटिंग मशीन्स में हमें किस तरीके की कूलिंग सिस्टम हमें यूज करनी है। ओके, तो डिफरेंट कूलिंग सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे हमारे पास एयर कूलिंग हो गया, ओपन सर्किट कूलिंग हो गया, क्लोज सर्किट कूलिंग हो गया, हाइड्रोजन कूलिंग हो गया, लिक्विड कूलिंग हो गया, या फिर डायरेक्ट कूलिंग हो गया। तो हमारे पास ऐसे कुछ 6 टाइप की डिफरेंट कूलिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं आईसी को इन द रोटेटिंग मशीन। ओके, तो एयर कूलिंग में क्या होता है कि कोई एडिशनल मटेरियल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, जो मशीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके हवा यानी एयर से कूल होते हैं। जैसे आपकी वाइंडिंग हो गई, कोर हो गया, अदर जो बाहर के पार्ट्स हो गए, ये सब क्या है, आपके एयर कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सब हवा से ठंडे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ओपन सर्किट कूलिंग है तो उसमें क्या होता है, आपका कूलिंग यूज होता है, कूलेंट होता है, कूलेंट कूलेंट मीडियम हम लोग यूज करते हैं ओपन सर्किट में हम लोग कूलिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो कूलेंट को हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स के सराउंडिंग, और मशीन को वो कूल करता है। ठीक है, और हम लोग ये कूलेंट अलग अलग तरीके से भी मतलब यूज कर सकते हैं। एक ही कूलेंट को हम लोग बार बार भी यूज कर सकते हैं एज अ कूलिंग मीडियम। ठीक है, क्लोज सर्किट कूलिंग में क्या होता है, इसमें जो होता है प्राइमरी कूलेंट जो होता है वो सर्कुलेट किया जाता है क्लोज सर्किट में थ्रू द मशीन, और अगर नेसेसरी है तो उसे हीट एक्सचेंजर से भी पास किया जाता है, ताकि जो हमारा प्राइमरी कूलेंट है वो हमारा मेन पार्ट से तो हमारा हीट को एक्सचेंज करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी पार्ट है, जैसे इंटरनल कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं, तो वो उसमें भी जाके हमारा, तो सेकेंडरी कूलेंट में क्या है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट जो होते हैं वहां से भी पास होता है, और उसकी हीट भी आपके हीट एक्सचेंजर थ्रू आपका उसे कूल करता है। ठीक है, क्लोज सर्किट कूलिंग में आपका इस तरीके का आपका कूलिंग होता है। हाइड्रोजन कूलिंग में क्या है, हाइड्रोजन कूलिंग में आपका हाइड्रोजन यूज होता है वाइंडिंग को कूल करने के लिए, या फिर आपके कोर को कूल करने के लिए, या फिर आपके अदर पार्ट्स को कूल करने के लिए, तो हाइड्रोजन यूज होता है हाइड्रोजन कूलिंग में। लिक्विड कूलिंग, पांचवा तरीका है लिक्विड कूलिंग। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स यूज होते हैं कूलिंग करने के लिए मशीन के पार्ट्स को। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी जैसे आप कूलेंट को सर्कुलेट करते हैं उस तरीके से आप लिक्विड को सर्कुलेट करके भी आप उसे डिफरेंट पार्ट्स को और वाइंडिंग को, कोर्स को, इन सबको आप लोग कूल कर सकते हैं। ठीक है, देन डायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट कूलिंग का क्या है, इसमें क्या होता है कि कूलेंट जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है हमारे डिफरेंट ऑफ मशीन के पार्ट्स के, और उसे कूल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कूलिंग मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कुछ कूलिंग सिस्टम्स हैं
जो हमारे रोटेटिंग मशीन के लिए यूज होती है। जैसे देखिए देखिए टाइप्स ऑफ कूलिंग में आपके पास है नेचर कूलिंग, यानी सेल्फ कूलिंग, देन सेपरेट कूलिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं। उसके साइज के अकॉर्डिंग, मशीन के साइज के अकॉर्डिंग हम उसे कूलिंग किस तरीके का करना है हमें, वो हमें डिसाइड करते हैं। तो नेचुरल कूलिंग में क्या होता है कि मशीन का जो कूल होता है वो एयर मूवमेंट के थ्रू होता है, ड्यू टू द रोटेशन या फिर आपका टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। ओके, तो ये एयर नेचुरल कूलिंग में, यानी कि आप कह सकते हैं इसे एयर कूलिंग। तो ये आपकी छोटी मशीन, यानी छोटे रेटिंग की या फिर आपकी साइज में छोटी हो, तो उस टाइप की मशीन के लिए आप लोग नेचुरल कूलिंग के आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो ये जो मशीन है, इसमें आपको फैन की जरूरत नहीं होती है, यानी कूलिंग पर्पस के लिए आपको फैन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्टली नेचुरली आपका हवा आती है और कूल करके जाती है। ओके, तो इसमें हम लोग एयर और रेडिएशन विदाउट फैन हम लोग मशीन को कूल करते हैं। तो ये जो आपकी कूलिंग की ये जो मेथड है, आप लोग स्मॉल किलोवाट मशीन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है नेचुरल कूलिंग तो आपका। देन आपका सेल्फ कूलिंग। सेल्फ कूलिंग क्या है, सेल्फ कूलिंग भी आपका एयर से ही हो रहा है, लेकिन इसमें आपको फैन की जरूरत पड़ रही है। यानी आप क्या करते हैं, बाय द फैन, थ्रू द फैन, विद द हेल्प ऑफ द फैन आप मशीन को हवा दे रहे हैं, देन उसे कूल कर रहे हैं। तो सेल्फ कूलिंग इस टाइप का होता है। देन सेपरेट कूलिंग। सेपरेट कूलिंग में क्या होता है, सेपरेट कूलिंग में आपका फैन जो होता है वो उसकी शाफ्ट पे ड्राइव नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई कूलिंग मीडियम भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका फैन यूज किया है आपने, तो फैन से आप उसे ठंडा कर सकते हैं। तो सेपरेट कूलिंग में क्या होता है, सेपरेटली आपका फैन दिया हो सकता है, या फिर नहीं भी दिया हो सकता, या फिर आप उसे क्या कूलिंग मीडियम, यानी कूलेंट भी आप उसमें यूज कर सकते हैं फॉर द कूलिंग पर्पस। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन, यानी किस किस तरीके की वेंटिलेशन मेथड यूज होती है। तो तीन टाइप की वेंटिलेशन मेथड है हमारे पास, सिस्टम है अवेलेबल। ओपन सर्किट वेंटिलेशन, क्लोज सर्किट वेंटिलेशन और सरफेस वेंटिलेशन। तो ओपन सर्किट वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली हमारे कूलिंग एयर वहां से हमारा फ्लो किया जाता है थ्रू द मशीन, जो कंटिन्यूअसली हमारी रिप्लेस हो रही है। देखिए जैसे ओपन सर्किट वेंटिलेशन है, वो हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा इंड्यूस वेंटिलेशन और दूसरा होता है हमारा फोर्स वेंटिलेशन। देखिए, तो इंड्यूस वेंटिलेशन में क्या है कि फैन जो है आपका वो प्रोड्यूस करता है और प्रेशर को रिड्यूस करता है एयर के इनसाइड द मशीन, मशीन के अंदर। ठीक है, आप फैन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका फैन है, ये आपका फैन है, वो आपका रोटेटिंग पार्ट से कनेक्टेड है, और ये फैन आपका प्रोड्यूस कर रहा है एयर को, यानी एयर प्रेशर को आपको बाहर से खींच रहा है और अंदर और फेंक रहा है मशीन की। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका एयर इनलेट हो रहा है यहाँ पे, यानी एयर यहाँ से आपकी अंदर आ रही है। ठीक है, एयर अंदर आ रही है, देन वो कूल करके फैन के थ्रू आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से इंड्यूस वेंटिलेशन में हम लोग एयर को खींचते हैं और अंदर प्रेशर रिड्यूस करते हैं ताकि एयर अंदर आ सके, और आर्मेचर और पोल्स या फील्ड कॉइल्स को ठंडा करके एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इंड्यूस वेंटिलेशन में हम लोग इसी तरीके से हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, फोर्स वेंटिलेशन। फोर्स वेंटिलेशन में क्या होता है, आपका जो फैन होता है हवा को अंदर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, यानी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आपका फैन खींचता है हवा को, देन उसे अंदर फेंकता है आर्मेचर में या फिर पोल्स में या फिर फील्ड कॉइल को ठंडा करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स वेंटिलेशन का यूज करके कूलिंग करते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया है कि फैन जो है वो बाहर से आपकी हवा खींच रहा है और अंदर की ओर फेंक रहा है, लेकिन इंड्यूस वेंटिलेशन में क्या हो रहा था
कि अंदर आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके कारण आपकी हवा अंदर आ रही है और हवा हवा के कारण ये ठंडा होके फिर फैन आपका बाहर निकाल रहा है गर्म हवा को। ओके, तो ये फर्क है इंड्यूस वेंटिलेशन में और फोर्स वेंटिलेशन में। नाउ सेकंड टाइप का वेंटिलेशन है हमारे पास क्लोज सर्किट वेंटिलेशन। तो इसमें क्या होता है, हीट को ट्रांसफर किया जाता है कूलिंग मीडियम से, कूलिंग मीडियम थ्रू। ठीक है, आपका हवा हो गई या हाइड्रोजन हो गया, या आपने किसी तरीके का कूलेंट यूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए फिगर में आपको बताया है सिंपल। आप क्या करते हैं इसमें, एक वाटर कूलर भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। मशीन के साथ आप वाटर कूलर आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट जो आपका फ्लूइड है, अंदर वाला जो फ्लूइड है वो आपका गर्म है, और ये जो आपका कूलिंग फ्लूइड है, यहाँ से आप उसे, जो आपका बाहर का इलाका है वहां पे आप उसे क्लोज कर रहे हैं, उसे आप लोग वेंटिल सर्कुलेट कर रहे हैं ठंडे कूलेंट को, और गर्म कूलेंट की जो आपकी गर्मी है उसे आप लोग बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो क्लोज सर्किट वेंटिलेशन में हम लोग इस तरीके से हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ जो हमारा सरफेस का जो कांटेक्ट है, या फिर कूलर या फिर स्टेटर या फिर रोटर कोर्स की जो भी आपकी सरफेस की कांटेक्ट है, उसे बड़ा इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डक्ट प्रोवाइड करते हैं। एक, और ये डक्ट हमारा कौन सा हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है या फिर एक्सियल टाइप भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो थ्रू देम, कहाँ से आपकी, किस तरीके से आपका एयर का फ्लो या फिर किस डायरेक्शन में आपका एयर फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग इसे डक्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो सरफेस या फिर कॉन्टेक्ट एरिया है कूलेंट के साथ वो बढ़ सके। ओके, थर्ड है हमारा सरफेस वेंटिलेशन। तो इसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मशीन बाय द कूलिंग मीडियम, और एक्सटर्नल सरफेस से उसे टोटली एनक्लोज किया जाता है मशीन को, और जो एक्सटर्नल सरफेस होती है वो कूल की जाती है नेचुरल तरीके से, या फिर आप उसे फैन के थ्रू आप उसमें एयर हवा डाल के, हवा से भी आप उसे ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरफेस वेंटिलेशन का यूज हम लोग करते हैं। ओके, अब आईसी कोड के अनुसार कुछ हमारे कूलेंट के डेजिग्नेशन भी होते हैं। जैसे आपका गैस अगर आप कूलेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो अगर आप एयर यूज कर रहे हैं तो उसके आगे क्या कोड होगा, ए होगा। हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं तो एच होगा। नाइट्रोजन आप यूज कर रहे हैं तो एन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप यूज कर रहे हैं एज अ कूलेंट तो आपका सी होगा। ओके, और लिक्विड में भी अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं तो डब्ल्यू होगा, ऑयल यूज कर रहे हैं तो ओ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन दे रखे हैं कूलिंग। जैसे आपका IC11 है, तो जब आप फर्स्ट लेटर है यानी 1 है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है मेथड्स ऑफ कूलिंग, किस तरीके की मेथड है, यानी गैस थ्रू हो रहा है कूलिंग या फिर लिक्विड थ्रू हो रहा है। तो जो आपका नंबर 1 है यानी फर्स्ट फर्स्ट आपका है, वो इंडिकेट कर रहा है कि फ्री एयर सर्कुलेशन हो रहा है, या फिर आप इनलेट पाइप और डक्ट में फ्री एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि 1 और 1 है। आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या इंडिकेट करेगा, गैस थ्रू हो रहा है कि लिक्विड थ्रू हो रहा है, तो 1 है इसका मतलब गैस थ्रू हो रहा है। और जो अनदर बाकी दूसरा डिजिट है 1, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका एयर थ्रू हो रहा है। यानी इसको आप नंबर दे सकते हैं 1, हाइड्रोजन को 2, नाइट्रोजन को 3 और कार्बन डाइऑक्साइड को 4। ओके, और अगर मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल दूसरा दे रखा है IC13। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कूलेंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है बाय द इंटीग्रली माउंटेड डिपेंडेंट कंपोनेंट। ओके, यानी IC13 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मशीन जो है वो आपकी मशीन के अंदर जो इनलेट डक्ट और पाइप है, या फिर आप उसे कह सकते हैं, उसे आप लोग कैसे ठंडा कर रहे हैं, विद द ब्लोअर